नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। आज हमारे गेस्ट है डॉक्टर गिरीश मोहन गुप्ता जी। कहा जाता है कि इन्होंने जो है ना अमेरिका को छोड़ करके, अपने ग्रीन कार्ड को छोड़ करके भारत देश में आए और यहाँ पे रहे और इन्होंने भारत देश के लिए, अपने देश के लिए इनोवेशन किया और वो इनोवेशन अभी भी जो है ना यूज़ किए जा रहे हैं। आइए इन्हीं की जुबान से जानते हैं कि एक्चुअल में कैसे क्या इनोवेशन हुआ और आगे क्या होगी। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? फाइन, थैंक यू। सर, जैसे कि 84 साल की उम्र में हमने सुना है कि आपने एमबीए किया। सर, ये डिसीजन आपने कैसे लिया, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शक को। देखो बेटे, मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरी ये थिंकिंग है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। जी। आप हर उम्र में आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। पढ़ाई का मतलब नॉलेज, नॉलेज का मतलब यू आर लर्निंग समथिंग। तो उसको सीखने के लिए मैं ऐसा समझता हूँ कि उसके लिए कोई उम्र की ज़रूरत नहीं है। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एमबीए करूँ, और वो भी चूँकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम का एमबीए की बड़ी बड़ी कीमत है और बड़ी वैल्यू है, दी जाती है देश में। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि दिल्ली में ही वो उन्होंने शुरू किया था, तो मैंने पहले बैच में ही उसको ज्वाइन किया और ज्वाइन करके मैंने एमबीए किया। और मैंने एमबीए करके कि यही नहीं खाली मैंने पढ़ाई की, उस पढ़ाई को मैंने जिस कंपनी का मैं चेयरमैन हूँ उसमें मैंने लागू भी किया और उससे मैंने उसके उसके मैंने फ़ायदे भी देखे। सर, आपने जैसे कि इनोवेशन किया है, आपने शायद 8 इनोवेशन किया है। थोड़ा सा सर आठों के बारे में नाम बताएंगे सर? मैं बताऊंगा बेटे। मैंने सबसे पहला इनोवेशन था मेरा, मैंने पंच टेप कंसर्टिना कॉइल डेवलप किया, जो कि बॉर्डर फेंसिंग के लिए सबसे इफेक्टिव मटेरियल है। जी जी। बॉर्डर फेंसिंग के लिए वो मैंने इन्वेंट किया जी। और उसके लिए मुझे प्रेसिडेंट वेंकटरमन ने नेशनल अवार्ड दिया था। उसके बाद में मैंने जो सेकंड इनोवेशन किया वो था मोबाइल टेलीफोन एक्सचेंजेस, जो कि गांव कम्युनिकेशन से नहीं जुड़े हुए थे। तो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने फैसला किया कि गांव को जोड़ना है, तो उसके लिए मैंने आईटीआई मनकापुर के साथ मिलकर के बस बॉडी में ऐसे एक्सचेंजेस बनाए, जिसको कि एक गांव में रख दीजिए, खड़ा कर दीजिए बस को ले जाके, और उससे 20-25 गांव जुड़ जाते थे और उन गांव को फिर शहर के एक्सचेंज से कनेक्शन हो जाता था। तो वो गाँव सारे कम्युनिकेशन से जोड़ दिए थे। तो वो मैंने काम किया। मैंने उसके बाद में मैंने उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट मेरा इनोवेशन था वो जो रेलवे वर्कशॉप्स हैं दिल्ली में, करीब 80 रेलवे, हिंदुस्तान में रेलवे वर्कशॉप्स हैं। उन वर्कशॉप में जो पेंटिंग होता था मैनुअल होता था। जो पेंटर है वो मास्क लगा के मुंह पर और मैनुअल स्प्रे पेंटिंग करता था। तो उस सब के बावजूद भी वो उसको इनहेल करता था और उसके लंग्स में जाता था, और उससे पेंटर्स की लाइफ 50-60 के बीच में हेल्थ पे बहुत असर हेल्थ पड़ता बहुत था। असर पड़ता था। तो उसके लिए भारत सरकार ने ये फैसला किया है क्यों ना कोई ऐसा पेंटिंग प्लांट बनाए जाएं जो कि ऑटोमेटिक हो। अच्छा। उसमें मैंने आगे बढ़ के योगदान किया और मैंने करीब 20 या 22 रेलवे वर्कशॉप में अब तक ऐसे प्लांट लगाए हैं जिसमें कोई पेंटर की ज़रूरत नहीं है। वो सब कंप्यूटराइज पेंटिंग है। आप एक कंप्यूटर केबिन में बैठे हुए, आप सिग्नल देते हैं, छत पेंट हो जाती है, दूसरा सिग्नल देते हैं, एंड वॉल पेंट हो जाती है, तीसरा सिग्नल देते हैं, बॉटम पेंट हो जाती है, चौथे से साइड्स और की ये वॉल। वर्किंग है सारे अभी? हाँ, सब वर्किंग है, ये सारे आपके innovation सब हैं? मेरे इनोवेशन है। जी। अच्छा, तो उसके बाद में मैंने फिर और इनोवेशन किया कि जो भारत सरकार की जो एम्यूनिशन फैक्ट्रीज हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, उनमें जो प्लांट्स हैं बेटे 50-50 साल पुराने लगे हुए थे, जो अंग्रेज़ों के टाइम की बनाई हुई ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, और उनमें कोई हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी। उससे जो एम्यूनिशंस बनते थे और जो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती थी, क्वालिटी भी, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने उनको इनोवेट करके उनको नया प्लांट लगाने की नई टेक्नोलॉजी के बेसिस पे मैंने शुरू किया, और वो कई ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में लगाए जो कि बड़े सक्सेसफुली चल रहे हैं। जी। उसके बाद में अभी मैंने एक लास्ट इनोवेशन है जो मेरा चल रहा है, वो लास्ट बट वन, लास्ट में मैंने एक फास्ट बीटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, जो कि कल्पकम एक है एनपीसीआई, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड का, वहाँ पर एक पायलट प्लांट बनाया 25 मेगावाट का, जो कि थोरियम बेस्ड है। मतलब उसमें यूरेनियम की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। यूरेनियम हमारे पास है नहीं और हमें इंपोर्ट करना पड़ता है अपने एग्जिस्टिंग प्लांट्स के लिए। थोरियम जो है वो सैंड है, रेता है, जो कि केरला के और तमिलनाडु के बीचेस में बड़ी अबंडेंटली भरा हुआ है, और ऐसा कहते हैं वर्ल्ड का 41% रिजर्व हमारे पास है। तो उसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल करके उससे बिजली पैदा करते हैं। अच्छा। वो पायलट प्लांट 14 साल से सक्सेसफुली चल रहा है। उस वक्त मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम में लगाया गया था, और उस वक्त उन्होंने शायद 5 प्लांट्स
और लगाने के लिए सैंक्शन किए थे, हाँ, जो कि ये तो 25 मेगावाट का है, अच्छा, अच्छा। मगर जो स्टैंडर्ड प्लांट होता है 220 मेगावाट का एक होता है। जी, तो 5 लगाने का सैंक्शन किया था, मगर मोदी जी ने उस वक्त उनको रोक दिया था ये कह करके कि मैं सोलर पे काम करूंगा। अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने सोलर पे बहुत काम किया है, मगर देश बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, तो सोलर से हमारी नीड पूरी नहीं हो रही है। तो अभी 2 दिन पहले ही भारत सरकार ने पार्लियामेंट में डिक्लेयर किया है कि वो जो थोरियम बेस्ड पावर प्लांट लगाए जाएंगे और उनको प्राइवेट को दिया जाएगा। अच्छा, अच्छा, तो ये जो है मेरी टेक्नोलॉजी का नतीजा है, अच्छा, जो कि वो प्लांट लगेंगे। अच्छा। सर, आपने ये जो सारे इन्वेशन बताए, इसमें से सबसे फेवरेट आपका कौन सा था? वो था मेरा पंचदेव सर्टिना कॉइल, अच्छा, क्योंकि वो मैंने आप ताज्जुब करेंगे कि एक तरह से चोरी करके वो टेक्नोलॉजी डेवलप की। मतलब किसी का सिर्फ फैक्ट्री देखी, और मेरा जो ब्रेन है, हाँ, हाँ। अगर आप देखें, मैंने अब पहले तो होता नहीं था, अभी मैंने 1 साल पहले अपना माइंड मैपिंग कराया था, जी, तो मेरा 145 IQ है। हाँ, हाँ। वो IQ बहुत हाई IQ लेवल है। 145 कहते हैं कि जो बिल गेट्स और जो मतलब स्टीफन हॉकिन थे उनका था 145 से ज़्यादा IQ। तो मेरा IQ इतना है। तो मुझे एक ऐसा मैं इंसान हूँ, किसी बच्चे कोई ऐसा है जिसको 1 साल की उम्र से अपनी चीज़ें याद है? बोलो तो मैं कोई है? कोई नहीं ना, मैं हूँ। मुझको 1 साल की उम्र से याद है हाँ। सारी चीज़ें। सर, ये कैसे पॉसिबल है? थोड़ा सा बताइए ना सर। इंटरेस्टिंग बेटे होगा वो थोड़ा सा ये। वो तो बेटे मेरा ब्रेन है, अच्छा, दिमाग का है। हाँ। मेरे एक चाचा जी थे, उनकी टीबी से डेथ हुई थी। वो रूम हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, और जब उनकी डेथ हुई थी 1 साल के थे। अच्छा, अच्छा। तो मैं लकड़ी की सीढ़ी से चढ़ के सक के उनके कमरे में पहुंच गया था। उनकी डेड बॉडी लेटी हुई थी, सफ़ेद चादर से ढकी हुई थी, और उनके कमरे में जो वो लगे हुए थे कर्टेंस, वो उनमें पेजली पेंट था। तो मैं अपनी माँ को खींच के बता देता था, ऐसे लगे हुए थे माँ, यहाँ पीला रंग था, यहाँ हरा रंग था, यहाँ लाल रंग था। तो मेरी माँ बहुत ताज्जुब करती थी। तो मैं उनके कमरे का, वो कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था उनकी डेथ के बाद, वो कभी खोला नहीं वो रूम, लेकिन मुझे सब याद है उसका। और उसके बाद की मुझे बहुत सारे, तो मेरी मेमोरी ऐसी है, तो मैं जो चीज़ देख लेता हूँ, तो चूंकि मैं उसका प्लांट देख लिया कैसे बन रहा है, वो मैंने रिप्रोड्यूस इंडिया में कर दिया अपने आप। अच्छा, 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 अच्छा। वो मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है, और उससे मैंने देश की इतनी सेवा की। जी, जी। सर, आपने अभी बात किया अपने माँ के बारे में। थोड़ा सा अपने माँ के बारे में सर बताइए ना, क्योंकि जो है ना, हमने सुना है कि शायद आपकी माँ जी ने मंदिर बनवाए थे या बेटे, बनाए थे। मेरी माँ ने उनके साथ एक ट्रेजेडी हुई थी। जी। मेरे बड़े भाई, सबसे बड़े भाई, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करने के बाद में बरेली में एक रेलवे की वर्कशॉप थी, आईजेट नगर में, उसमें नौकरी करते थे। अच्छा, अच्छा, वहाँ उनकी बाई एक्सीडेंट डेथ हो गई। अच्छा। तो वो उससे, उनकी डेथ से उनकी शादी भी तय हो गई थी, शादी हुई नहीं थी। उससे मेरी माँ को बहुत सदमा लगा उससे। और वो, हालांकि हम 6 भाई थे, 5 और बच्चे थे, मगर उन्होंने संन्यास ले लिया, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। और हुआ क्या कि मेरे पिताजी ने उनकी डेड बॉडी को बरेली से दिल्ली नहीं, वहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, डिबाई मेरा टाउन यूपी में है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में, वहाँ नहीं लेकर के आए वो, क्योंकि उन्होंने सोचा अगर मैं डेड बॉडी लेके जाऊँगा तो मेरी माँ जो है पागल हो जाएगी या खुद ही मर जाएगी। तो इसलिए उन्होंने उसको वहाँ बरेली में गंगा नदी है, उसमें बहा दी थी उनकी बॉडी। तो मेरी माँ ने कभी विश्वास ही नहीं किया कि मेरे भाई की डेथ हुई है। तो वो जोशियों के पास बहुत जाती थी और जोशियों से चेक करवाती थी डेथ हुई है कि नहीं। और ताज्जुब की बात है कि जिस जोशी से मिलती थी वो कहता था नहीं, उसकी वो जिंदा हो गया। वो माँ नदी में बहा दिया था और नदी में उसमें जान आ गई, और अब वो जो साधु बन गया है, उसे लंबे लंबे बाल और लंबी लंबी दाढ़ी रख के और किसी न किसी तीर्थ स्थान पर भीख मांगता है वो। उसको पहचानने के लिए मेरी माँ एक थैली में सिक्के भर के, और उसने हिंदुस्तान के सारे तीर्थ स्थान देख लिए और सब साधुओं को देखती थी बड़ी गौर से कि मेरा बेटा तो नहीं है इनमें कोई। और उसने जो है ऐसे करते 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 उसको इतनी विरक्ति हो गई कि उसने संन्यास ले लिया। उसने पूरा हरा भरा घर, 5 बच्चे और बेटे मौजूद थे, हस्बैंड था, उस वक्त मेरे ग्रैंडफादर भी जिंदा थे, वो सबको छोड़ करके वो सीधी, और उसने गंगा के किनारे एक आश्रम बनवाया, ओवर लुकिंग गंगेज, वो भी अपने हाथ से। एक रखा मेसन और एक वो थी हेल्पर। अच्छा, सरिया देना, ईंटें देना, रोड़ी देना, मसाला देना, वो काम वो करती तो थी, जान लगा दी थी। पूरी जान लगा दी। उसने 2.5 साल लगे, और उसने उसमें 2 मंदिर हैं, एक कृष्ण जी का मंदिर है, एक शंकर जी का मंदिर है, और 5 कमरे हैं, वो उसने बनाया। और वो उसने अपने अंतिम जो दिन थे उसी में बिताए। सिर्फ 3 महीने गर्मी के, जब बहुत गर्मी पड़ती थी, यूपी में बिजली नहीं आती थी, और 3 महीने सर्दी के, ठंड के, मैं उनको फिजिकली उठा के ले आता था दिल्ली।
मतलब वो 5 घंटे सुबह मेडिटेशन करती है, 4 से 9 डेली, रोज़ 4 बजे से 9 बजे तक मेडिटेशन करती थी। तो वो मेडिटेशन के टाइम में मैं सुबह 7 बजे पहुंचता था गाड़ी लेके यहाँ से, और मैं कार में ड्राइवर को बोलता था, वो गंगा जल पीती थी, 5 कार बॉयज़ 20-20 लीटर के गंगा जल भरवा के गाड़ी में टिक्की में लगा देता था, और मैं उधर उनकी साड़ियाँ फैला करके उसमें उनकी मालाएं, मूर्तियाँ, पूजा का सामान सब रख गांठ लगा के, ब्लाउज पेटीकोट सब लग के, और गाड़ी में रख लेता था। जब सब रख देता फिर मैं कहता ड्राइवर को गाड़ी लगा गेट पर आश्रम के, और मैं माँ मेरी कुल 32 किलो वजन था, बहुत दुबली पतली थी, उनको मैं उठाता था मेडिटेटिव स्टेट में, और उठा गाड़ी बैठा देता था। जब गाड़ी बैठा उनको होश आता था, फिर कहती नहीं 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 मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। मुझे कहती तू मेरी छोड़ के जाए तो श्राप दे दूँगी। उसका श्राप बड़ा खतरनाक था, वो जिसको श्राप दे देती वही हो जाता था। कई इंसिडेंट हो चुके थे श्राप के, तो इसलिए मैंने कहा माँ बेटे को श्राप दे सकती हो तो दे दो, लेकिन मैं तो तुम्हें दिल्ली में ले जाकर छोड़ूंगा। तो मैं उनको दिल्ली ले आता था, 3 महीने गर्मी के 3 महीने, और ये क्या कहलाता, तो मुझसे वो प्रॉमिस कराती थी, एक मैं बीमार हो जाऊं तो मुझे यहाँ लेके आओगे, यहाँ मरूंगी मैं, अगर मैं तुम्हारे घर पे मेरा अंत हो जाए तो मेरी डेड बॉडी रात के लिए नहीं, उसी दिन यहाँ लाकर यहीं पर ही आश्रम पे गंगा के किनारे मेरी अंतिम संस्कार होगा, मेरी चंदन की लकड़ियों से होगा। तो मैंने एक पुराने ज़माने में बेटे बड़े बड़े लोहे के बक्से होते थे ना रजाई गद्दे रखने के लिए, एक बक्सा पूरा चंदन की लकड़ियों से भरा हुआ था। मैसूर बेंगलोर से मंगा के जो भी जाता था, मेरा काम से बिजनेस भी चलता था मेरा, तो वो जो है मैं उसको बोलता था बेंगलोर या मैसूर कि 20 किलो ले आना अपने साथ, और वो मैंने पूरा भरा हुआ था चंदन की लकड़ियों। अच्छा। तो तीसरा कहती है चंदन की लकड़ियों से होता। चौथा मुझसे कहती थी कि मेरे अंतिम समय में मेरे पास कोई भी नहीं होगा। अच्छा। वो कहती थी, उसका ऐसा थिंकिंग था, सच है नहीं, कि जो भी अंतिम क्षण में जो आपके सामने है आप उसी के घर में जन्म लेते हो दोबारा। अच्छा। ऐसी उसकी थिंकिंग थी। अच्छा। वो कहती मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना है, और मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरा ग्रैंडसन पैदा हुआ तो हमारे यहाँ एक यूपी में एक होते सोने की सीढ़ी चढ़ते हैं, जी जी। जो परदादा दादी परदादी होती है ना, उनको सोने की सीढ़ी बनाई जाती है, उस पर चढ़ते हैं, और उसका सिंबल ये है कि अब आप स्वर्ग के लिए यो मतलब हेवन इज गारंटीड फॉर यू, आपको स्वर्ग मिलेगा। तो मेरी माँ ने सीढ़ी पे चढ़ने को मना कर दिया, मेरे पिताजी चढ़े। अच्छा। मुझे कहा मैं नहीं चढ़ूंगी, मुझे स्वर्ग चाहिए नहीं, जीते जी स्वर्ग देख लिया। नहीं मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, अच्छा। मुझको जो है मुझे स्वर्ग से आगे चाहिए, वाह। तो उसके लिए मुझे मोक्ष चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसको मोक्ष चाहिए था, तो मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, वो चढ़ी नहीं वो स्वर्ग की सीढ़ी हो। और उसमें उसने सीढ़ी तो उसने जो है, और उसको जब वो 86 ईयर्स की थी, जी जी। मतलब मुझसे 2 साल 1 साल बड़ी, हाँ। तो उसने तय किया, वो बहुत कमज़ोर हो गई वो, क्योंकि गंगा जल पीती थी, गंगा जल बड़ा पोल्यूटेड होता था, तो उससे उसके पेट में एमीवाइसिस हुआ और लिवर एनलार्ज हो गया, ऐसा हो गया जैसे कि 9 महीने का बच्चा पेट में हो, ऐसा हो गया था। तो डॉक्टर साहब को बुला के मैंने जब घर पे, वो उसने कभी ज़िंदगी में वैद्य की भी दवाई नहीं खाई, उसने कोई दवाई नहीं खाई कभी। तो जब डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा ये सारा एब्सिस मवाद पड़ गया है, अगर इसको मैं सिरिंज से सक आउट करने की कोशिश करूँगा तो गुब्बारे की तरह फट जाएगा, तो मैं नहीं कर सकता, तो पहले उसको ड्राई करना पड़ेगा, ड्राई करने के लिए एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी। वो तो कोई दवाई लेती ही नहीं थी, तो हम लोग बड़े परेशान, क्या करें। तो हमने और डॉक्टर साहब ने, और आज उनकी बेटी मेरी बहू है। अच्छा। सर आपने इतना कुछ बताया, इसमें से जैसे आपने जो इन्वेशन किया है उसमें 8 इन्वेशन आपने बताया, मुझे एक इंटरेस्टिंग लगा बहुत अच्छा, जैसे कि टेली कम्युनिकेशन को लेकर के, क्या वो टेक्नोलॉजी अभी यूज़ की जा रही है? नहीं बेटे अब तो ज़रूरत नहीं है, नहीं अब तो बेटे ज़रूरत नहीं है, क्यों, अब सैटेलाइट से कनेक्शन हो गया ना। पहले अभी तो ऐसा है ना बेटे कि आपके जो सैटेलाइट हैं वो टेली कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं, एक्सचेंज की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा अच्छा। आपका जो टेलीफोन है वो आप जब फ़ोन डायल करते हैं तो पहले सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, और सैटेलाइट से फिर उसका कनेक्शन हो जाता है। आपने जैसे अमेरिका फ़ोन किया, आपने जर्मनी फ़ोन किया, तो कोई टेलीफोन एक्सचेंज थोड़ी कोई काम कर रहा है, वो सैटेलाइट से हो रहा है। तो इसलिए अब तो बेटे टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई, हाँ बहुत आगे निकल गई, मगर उस ज़माने में बहुत इस्तेमाल हुई थी, करीब 20 साल इस्तेमाल हुई है। जी सर जैसे कि आपने अमेरिका जैसे स्टेट राष्ट्र का आपने ग्रीन कार्ड छोड़ करके भारत में आए, क्या वो जो फैसला आपने लिया था, क्या आपको लगा कि हमने गलत स्टेप ले लिया है? नहीं, बिल्कुल सही फैसला किया है। मैं आज भी आई नेवर रिग्रेट, वो ग्रीन कार्ड अभी भी रखता हूँ टोकन की तरह से, लेकिन मैंने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया। आई नेवर रिग्रेट अबाउट इट। मैं बेटे अभी मेरे उसी टाइम के गए हुए मेरे एक बचपन के दोस्त हैं, वो अमेरिका में हैं, उनका नाम है जगदीश भूषण।
वो अभी मेरी ग्रैंड डॉटर की शादी हुई है, तो मेरी ग्रैंड डॉटर की एक ही इच्छा थी कि मेरी शादी थाईलैंड में होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। तो हमने थाईलैंड जाकर शादी की थी। तो मेरे बेटे ने उनको, मेरे दोस्त को, वो मेरे सबसे जिगरी दोस्त हैं, उनको और उनकी वाइफ को दोनों को बुलाया था, वो भी शादी में गए थे। तो वो जो थे, जब वो यहाँ आके वो ये कह के गए हैं कि हमने बड़ी गलती की जो हम अमेरिका से वापस नहीं लौट के आए, और तुम्हारी ठाट बाट देख करके यहाँ क्या अमेरिका में बेटे वहाँ ये हालत है कि राष्ट्रपति को इतनी सुविधा होती है जितनी मेरे पास है। मेरे अभी देखो 4 माली हैं, 3 लड़कियां अंदर काम करती हैं, 1 कुक है, 8 तो ये हैं, 2 गार्ड हैं 12-12 घंटे के, 10 और 2 ड्राइवर हैं, 12 सर्वेंट्स हैं। और ये इस तरह के ठाट वाट बॉम्ब अमेरिका में तो मेरे ख्याल से सिवाय राष्ट्रपति को और किसी को अवेलेबल नहीं है, बिल गेट्स को भी नहीं है। बिल्कुल आपने बहुत हाँ, अच्छा। तो इसलिए बेटे अमेरिका तो बिल्कुल वो, मैं आई नेवर रिग्रेट दैट। सर जैसे कि अभी के जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट है, जैसे कि इंजीनियरिंग करते हैं, तो वो जॉब करते रहते हैं, और आपने जॉब छोड़ करके इधर इनोवेशन किया, तो क्या वो बच्चे के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? बेटे देखो, एक्सपीरियंस तो बहुत ज़रूरी है, नौकरी तो करनी चाहिए, लेकिन कुछ समय के बाद अपना काम करना चाहिए, अपना माइंड, जो आपका दिमाग आपको कहता है उस पर फोकस करके और वो करना चाहिए, स्टार्टअप बनना चाहिए। भारत सरकार स्टार्टअप के लिए इतनी सुविधाएं दे रही है कि मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा ऐसा। उनके लिए स्टार्टअप बनना चाहिए। बहुत सारे सुविधाएं मिल रहे हैं ना अभी के लिए। ठीक है ठीक है सर, मेरा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, जैसे कि आपने इतने सारे इनोवेशन किया है, क्या आगे भी कोई नया करना चाहेंगे? मतलब कि अभी मैं बेटे कंटिन्यूसली आई एम वर्किंग ऑन इट, और मैं बताना नहीं चाहूँगा, मगर मैं आई एम वर्किंग ऑन इट। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, मैं बहुत अच्छा लगा बात करके। तो ये थे डॉक्टर ग्रेस मोहन गुप्ता जी, जिनसे हमने बहुत कुछ बातें किया, बहुत अच्छा लगा।